हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, हमने अब तक लेक्चर नंबर 2 कर लिए थे। अभी हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। ओके, अभी हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये जाना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। उसके बाद में दोस्तों नया जो टॉपिक है हमारा, कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है वो लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक्शन आप करोगे तो एल अगर फाइनाइट वैल्यू आती है, अगर तो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर आप अपसारी बोलोगे या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस आप बोलोगे, यदि आपकी लिमिट जो है वो परिमित नहीं आती, फाइनाइट आपकी लिमिट नहीं आती, प्लस माइनस इन्फिनिटी आती है आपकी। ओके, या तो प्लस इन्फिनिटी होगे या फिर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो क्या है, ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस है वो क्या है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दोलनी अनुक्रम। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको दोलनी अनुक्रम। ओके, तो दोलनी अनुक्रम क्या होता है देखते हैं इसको। अब एक हमारे पास एग्जाम्पल है -1 की पावर। ओके दोस्तों, तो -1 की पावर n जो एग्जाम्पल है, यहाँ से हम देखते हैं अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा, फिर 1 होगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, है ना। एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। अब हमें पता है ये बाउंडेड है, किसके बीच में बाउंडेड है, 1 और -1 के बीच में। दोस्तों ये बाउंडेड है, 1 और -1 के बीच में क्या है, बाउंडेड है। लेकिन क्या नहीं है ये, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों कन्वर्जेंट नहीं, वो आपको पता है। इस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो वो आपको पता है क्या आने वाली है। ओके, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं जो अनुक्रम न तो लिखेंगे, ऑसिलेटरी क्या होता है, जो अनुक्रम न तो अभिसारी हो और न ही अपसारी हो। ओके, जो अनुक्रम न तो अभिसारी हो, न तो कन्वर्जेंट हो और न ही डाइवर्जेंट हो, वह कैसा होगा, दोलनी अनुक्रम होगा। ओके, दोलनी अनुक्रम कहलाता है। ओके, जो -1 की पावर n है वो एक दोलनी अनुक्रम है, परिबद्ध है, किंतु ये कन्वर्जेंट नहीं है। एक और दोस्तों आता है एग्जाम्पल, सेकंड जो एग्जाम्पल है, ठीक है, आप लिखोगे दोलनी अनुक्रम है ये। एक आता है दोस्तों एग्जाम्पल, -1 की पावर n इंटू n। ये क्या है, ये कैसा आता है, अगर 1 रखेंगे तो आएगा -1, फिर दोस्तों उसके बाद में अगर 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 कितना पॉजिटिव बना देगी, लेकिन 2 बनेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये होगा 3। ओके, -3, फिर दोस्तों आएगा 4, फिर आएगा -5। इस प्रकार से दोस्तों हम अगर इसको देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या बनता है, अपरिबद्ध बनता है, क्योंकि बाउंडेड तो है ही नहीं है। कहाँ बाउंडेड होगा, 2 4 6, इधर -1 -2, -1 -3 -5, इस प्रकार से चलता रहेगा दोनों साइड में। ओके, इस प्रकार से देखो, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 6 है, यहाँ देखेंगे अपन -1 होगा, ये -3 होगा, ये -5 होगा। इस प्रकार से इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो किस प्रकार का सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है और अपसारी भी नहीं है। ओके, बाउंडेड बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब अनबाउंडेड है और अपसारी नहीं है। ओके, इसके बाद में दोस्तों ऑसिलेटरी करने के बाद में हम अगला जो है वो देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ी थी, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1 2 बार याद करना है इसको। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए।
अब दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर पहली जो है वो क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सीजीटी कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, आप लिखोगे प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो है वो परिबद्ध होता है, परिबद्ध होता है। ओके दोस्तों, ये तो है पहली थ्योरम। जो कन्वर्जेंट थ्योरम है उसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो भी कन्वर्जेंट होगी हमेशा बाउंडेड होगी। ओके, हमेशा बाउंडेड होगी। और इसका जो विलोम है वो सत्य नहीं है, मतलब ये एक थ्योरम है हमारी, थ्योरम नंबर 1। ओके, थ्योरम नंबर 1 है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या है कि बाउंडेड होगी, वो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा। ओके, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू कैसा नहीं है, इसको देखते हैं एक एग्जांपल से करते हैं। मैंने बताया -1 की पावर n जो है वो बाउंडेड है, -1 1 -1 1, इस प्रकार से क्या है, बाउंडेड है। लेकिन पिछली बार हमने देखा ये कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है। ये क्या है, बाउंडेड है। BDD को क्या लिखते हैं, बाउंडेड। BDD को क्या बोलते हैं, बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। ओके दोस्तों, बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं है। समझ में आई इतनी बात, बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। अब ये तो हो गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। कन्वर्स को बोलते हैं विलोम, इसका विलोम सत्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर जो है हमारे पास, थ्योरम नंबर 2 जो है वो क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ओके, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। जो भी हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उसका जो सीमा होगी वो अद्वितीय होती है। आप लिखेंगे प्रत्येक, हिंदी में भी पता होना चाहिए आपको, प्रत्येक अभिसारी, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का सीमा अद्वितीय होती है, अद्वितीय होती है। ओके दोस्तों, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ओके, तो ये हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये कहती है कि कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके यूनिक लिमिट पॉइंट होगी। मतलब हमने जो लिमिट निकाली थी, एल जो हमारी लिमिट आ रही है वो n1 = n2, मतलब कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी 2 लिमिट मिल जाए। पहली थ्योरम क्या थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, हमेशा बाउंडेड होगी, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उसकी यूनिक ही लिमिट पॉइंट होगी। अगर मान ले हमने L1 L2 दो लिमिट पॉइंट लेकर चलते हैं, जो कि हमने BSc के अंदर थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी यूनिक लिमिट पॉइंट होती है। मान लीजिए अगर इसकी यूनिक लिमिट पॉइंट न हो तो हमने मान ली 2 लिमिट पॉइंट है, 2 लिमिट पॉइंट है, और हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो थी वो हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यहाँ पर डेफिनेशन लगाई, और वहां पर हमें पता चला कि L1 L2 दोनों अलग अलग नहीं थे, L1 L2 क्या थे, दोनों इक्वल थे। इसका मतलब n1 n2 = L, इसका मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट इसकी आती है। ओके, तो ये भी थ्योरम हमने BSc में हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद में आती है कि अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है, जो हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है उसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक की जाती है। ओके, कि हमने पहले तो देखो लेक्चर नंबर अभी जो हम अपन कर रहे हैं उसमें हमने ये जाना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, उसके बाद में हमने जाना डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। ओके, फिर हमने जाना ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है, उसके बाद में हमने कन्वर्जेंट जो थ्योरम थी उसकी हमने प्रॉपर्टी को अध्ययन किया। उसके बाद में हम जान रहे हैं कि मोनोटोनिक जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कब करेगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, ये अपन देखते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है। ओके, मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, आइए लिखते हैं। देखो ये जो चीजें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन तो कम बनने के चांसेस हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब अपन करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आगे हमारा जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं
एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल प्लस बी और यूपीटी, जीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम मतलब कहीं भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन करते हैं, तो थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, आइए शुरू करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है उसकी हमें कन्वर्जेंस बतानी है। इसका मतलब एक दिष्ट अनुक्रम का अभिसरण। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको एक दिष्ट, आपको मोस्टली टर्म सारी जो है इंग्लिश में याद रखनी है। एक दिष्ट अनुक्रम का अभिसरण। ओके, एक दिष्ट अनुक्रम का अभिसरण आप लिखोगे। थ्योरम जो है वो क्या कहती है? थ्योरम जो है वो ये कहती है हमें ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या हिंदी में लिख लेते हैं, चलो इंग्लिश में लिखो, चलो हिंदी में लिख लेते हैं ना, कि एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। इसका मतलब एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम का मतलब क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अनुक्रम कन्वर्जेंट कहलाता है। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस सीजीटी का मतलब क्या? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कहलाता है यदि और केवल यदि, यह दी का मतलब क्या है? यदि और केवल यदि, मतलब एक दिष्ट वर्धमान जो अनुक्रम होगा वो कन्वर्जेंट कहलाएगा यदि और केवल यदि ये इधर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और इधर वाली होगी तो दोनों ही होगी। मतलब ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, ये वाला प्रूफ है तो ये वाला होगा। तो देखते हैं उसमें क्या होगा। अनुक्रम क्या होना चाहिए? परिबद्ध होना चाहिए। अनुक्रम परिबद्ध हो, अनुक्रम परिबद्ध हो तथा अनुक्रम क्या होना चाहिए? परिबद्ध हो तथा उस स्थिति में, उस स्थिति में क्या होना चाहिए? लिमिट एक्शन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन होना चाहिए। ओके दोस्तों, हमने आपको बताया कि अगर आपको कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस देखना है, एक दिष्ट अनुक्रम का आपको अभिसरण करना है कि अभिसरण करेगी या डाइवर्जेंट करेगी, कन्वर्ज करेगी, उसके लिए क्या होता है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाती है यदि और केवल यदि अनुक्रम एक तो क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। ओके, सीक्वेंस हमारी कैसी होनी चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। और लिमिट, जो लिमिट सुप जो है, जो लिमिट एक्सटेंड जो करेंगे उसका हमें लेना होता है सुप्रीमम। यदि अनुक्रम परिबद्ध है और उस स्थिति में लिमिट एक्शन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन है, तो हमेशा क्या करेगी? वर्धमान अनुक्रम होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट होगी। ओके, इस प्रकार से दोस्तों अगर हमारे पास थ्योरम नंबर जो 2 है इसकी कोल्डरी हम अपन करते हैं, उसको बोलते हैं, आसान है बिल्कुल, इसका जस्ट कुछ हमें टर्म जो है वो चेंज करनी है। मोनोटोनिकली आप लिखोगे एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। चलो लिख लेता हूँ पूरी बातें। एक दिष्ट ह्रासमान, डिक्रीजिंग जो अनुक्रम है, एक दिष्ट ह्रासमान डिक्रीजिंग अनुक्रम एक्स एन अभिसारी कहलाता है, अभिसारी कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि दी का मतलब क्या है? यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो, वह परिबद्ध हो तथा उस स्थिति में
लिमिट एक्शन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, सॉरी यहाँ होगा इन्फीमम ऑफ। ओके, कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम कर तो रहे हैं कन्वर्जेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंस कब होगा, जब कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस हो। ओके, अब मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जन होगी अगर, अब देखो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग का नाम है तो सुप्रीमम ऑफ एक्शन होना चाहिए, और दोस्तों अगर डिक्रीजिंग का नाम है, ह्रासमान का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आते क्या होना चाहिए, लिमिट जो इन्फीमम ऑफ एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है बाउंडेड इंपॉर्टेंट है, अनुक्रम क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, अनुक्रम क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस हमने देखी। ओके, उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों सब सीक्वेंस क्या चीज होती है। ओके, सब सीक्वेंस क्या चीज है वो अपन जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, टफ है, रियल एनालिसिस जो है वो रियल में ही टफ है। ओके, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर अपन अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, CSI या नेट की, गेट की, या फिर PhD एंट्रेंस की अपन तैयारी करते हैं, वहां पर हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। BSc में तो हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी की होती है। ओके, तो आइए जो नया टॉपिक है वो है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस एक तो होता है अनुक्रम, एक होता है उपानुक्रम। ओके, हिंदी मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनका। ओके, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सब सीक्वेंस। अब दोस्तों हमने मान लिया एक सीक्वेंस क्या है, एक्शन है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, हमने पहले तो लिखा x1, उसके बाद लिखा x2, फिर लिखा x3। ये जो हमारी सीक्वेंस थी x1 x2 x3 फिर xn फिर xn प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमारी सीक्वेंस थी। इस सीक्वेंस से हमने क्या लिखा, एक तो हमने x2 उठा लिया मान ले, उसके बाद में हमने x3 उठा लिया, फिर मैंने x5 उठा लिया, फिर x7 उठा लिया, फिर x9 उठा लिया। इस प्रकार से मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इस प्रकार से नेचुरल नंबर वाली वैल्यू को हमने उठा लिया। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उठाया है, तो दोस्तों इसको बोलेंगे सब सीक्वेंस। इसको क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे। कभी भी सीक्वेंस जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, पहले मैंने x2 उठा लिया, फिर मैंने x5 उठा लिया, उसके बाद मैंने x3 लिख दी। ये यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने बोला आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कभी भी मैं ऐसे नहीं लिख सकता फिर मैं x7 लिख दिया, फिर मैंने x8 लिख दिया, कभी मैंने x2 लिख रहा हूँ या फिर x4 लिख रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा हम किस प्रकार से बात करना चाह रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को लिखना होता है। अब आपको डेफिनेशन बता देता हूं मैं। मान लो एक अनुक्रम क्या है, माना है, माना क्या है, माना एक अनुक्रम एक्शन है तथा एक हमने जो है वो प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम लिया है। क्या लिया है हमने, प्राकृत संख्याओं का एक, मान लीजिए हमारे पास जैसे x2 लिया है मैंने, xn एक सीक्वेंस है और एक दूसरी सीक्वेंस ले रहा हूँ xnk। क्या ले रहा हूँ, xnk ले रहा हूँ मैं। और xnk का मतलब क्या है मेरा, कि मैं निरंतर ले रहा हूँ। निरंतर मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए मेरी। कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए नेचुरल नंबर के लिए। दोस्तों जैसे तो आप लिखोगे एक अनुक्रम एक्शन है तथा, तथा जो xnk जो है, यहां से लिख देता हूं, तथा xnk प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि xnk क्या है, इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, थोड़ा सा इंग्लिश इसकी आसान है। xnk क्या है, xna इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग sequence. Okay, x and k is strictly increasing sequence of natural number. पता होना चाहिए आपको इस बात का। ओके, हमने एक्शन के कैसे लिखा है, जैसे हमारी सीक्वेंस थी ये, तो स्ट्रिक्टली लेना है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है नेचुरल नंबर के लिए। ओके, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने x2 लिया, फिर मैंने x3 ले लिया, फिर मैंने x5 ले लिया,
फिर मैंने x7 ले लिया, फिर x8 ले लिया, फिर x9 ले लिया। इस प्रकार से हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस में इसको लिखना है। ये हमारी क्या होती है दोस्तों, सब सीक्वेंस होती है। ओके, इस प्रकार से सब सीक्वेंस होती है। अब देखो एक एग्जाम्पल आता है इसके लिए, काफ़ी बार मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये, हर चीज़ के लिए काफ़ी बार इसका यूज होता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार की एक सीक्वेंस है -1 की पावर n। तो इसको आपने लिखा है x1 x2 x3 x4, इस प्रकार से हमने लिखा है। हमने पहले ये बात की थी इस सीक्वेंस के लिए कि -1 की पावर n किस प्रकार की सीक्वेंस है, दोलनी सीक्वेंस है। किस प्रकार की सीक्वेंस है, दोलनी अनुक्रम है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ओके दोस्तों, ऑसिलेटिंग कर रही है, दोलायमान कर रही है, 1 -1 1 -1, इस प्रकार से दोलायमान है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि -1 की पावर n क्या है, दोलनी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट नहीं है। दोलनी है तो कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकता, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब अभी सारी जो है वो नहीं है। लेकिन हमने जब इसकी सीक्वेंस बनाई -1 1 -1 1, ओके, इस प्रकार से हमने अगर इसको देखा, अगर मैंने ये A1 था, ये A2 था, A3 था, A4 था, इस प्रकार से एंड सो ऑन। अगर मैंने यहाँ से इसकी एक सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस किस टाइप की बनाई मैंने, कि मैं ओड पावर को लिख रहा हूँ। ओड पावर लिखने का मतलब क्या, पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने A3 लिखा, फिर मैंने A5 लिखा, इस प्रकार से मैं लिखता चला गया। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, पहले ओड पावर का मतलब क्या लिखा मैंने, A1 लिखा, उसके बाद मैंने A3 लिखा, फिर A5 लिखा एंड सो ऑन। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक और सब सीक्वेंस बनाई। सब सीक्वेंस का मतलब क्या है, हमने जो पहले एक्शन की वैल्यू बना रखी है उसमें से हमें कुछ टर्म निकालनी होती। हम कुछ टर्म जो निकालते हैं वो हम अकॉर्डिंगली, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अपने ने मान लो कोई डिफेंस, हमने ने कोई डिसाइड कर रखा होगा कि सीक्वेंस किस टाइप की बन रही है, 2n - 1 टाइप की है, n+1 टाइप की है, किस प्रकार से, है ना। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने एक और सीक्वेंस ली A2 A4, मतलब एक एक छोड़ के अंक हमें लिखने हैं। इस प्रकार की मैंने सीक्वेंस, इस प्रकार से मैंने एक सीक्वेंस बनाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से मैं देखता हूँ दोस्तों, ये क्या है, -1 है, ये -1 है, ये -1 है। इस प्रकार से मेरी ये सीक्वेंस है वो -1 पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ओके, ये लिमिट लेने का तो मतलब हमने बताया था आपको, ये क्या है, ये क्या है, -1 -1 -1, ये इस प्रकार से आ रही है, इसका मतलब कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब हमने क्या बताया था आपको, एक्शन इक्वल टू 1/2 बताया था। ये इसका हमेशा वैल्यू कितनी रहती है, 1/2 1/2 1/2 रहती है। तो 1/2 इसका क्या है, कन्वर्ज करेगी 1/2 पे। ओके, हमने अगर लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का आएगा 1/2 आएगा। इसका मतलब फाइनाइट है, और ये अगर फाइनाइट होती है तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर यहाँ पर ये जो हमारा एक्स एन के बनने वाला है, एक्स एन के मैंने आपको बताया था, एक्स एन के की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। और लिमिट जब लेंगे एक्स एन के की, तो वो हमेशा कितनी आएगी, 1। इसका मतलब क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, और ये हमेशा कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई भी सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो। वो सब सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है, वो दोलायमान भी हो सकती है, वो ऑसिलेटिंग भी कर सकती है। लेकिन उसकी जो सब सीक्वेंस बनेगी, कोई भी सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो, उसकी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो सकती है। ये उसका काउंटर एग्जाम्पल था, हमने देखा। ओके, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा, काउंटर एग्जाम्पल जो है उसका। उसके बाद दोस्तों काउंटर एग्जाम्पल हमने समझ लिया। ओके, काउंटर एग्जाम्पल हमने समझा। उसके बाद में BW साहब ने एक और थ्योरम बताई हमें। देखो, ज़्यादा याद करने की बात नहीं है, इनको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं हम हर प्रकार को। तो BW साहब ने एक और थ्योरम बताई हमें कन्वर्जेंट के लिए, और उन्होंने क्या बताया, थ्योरम क्या थी, उन्होंने हमें बताया कि एवरी बाउंडेड या फिर कन्वर्जेंट, बाउंडेड भी हो सकती है या फिर कन्वर्जेंट भी हो सकती है। एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस।
एवरी बाउंडेड होनी चाहिए या फिर कन्वर्जेंट होनी चाहिए सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ओके, ये देखो -1 की पावर n क्या है, बाउंडेड था, 1 और -1 के बीच में बाउंडेड था, तभी हमारे पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इसकी मिली है। ओके, समझ में आया? ये थ्योरम कहाँ से बन रही है, बीडब्ल्यू साहब ने हमें बताया ये बातें कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें मिलती है। ओके, तो ये बीडब्ल्यू साहब के कथन था और उसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं कि प्रत्येक परिबद्ध लिखेंगे क्योंकि बाउंडेड का क्या होता है, प्रत्येक परिबद्ध अभिसारी अनुक्रम लिखा है मैंने, अनुक्रम का एक अभिसारी अजीब सा नाम है, उपानुक्रम। ओके, सब सीक्वेंस का तो हिंदी में बोलते हैं सब सीक्वेंस को उपानुक्रम होता है। ओके दोस्तों, एवरी बाउंडेड या कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये हमने जाना। उसके बाद में दोस्तों हम करने चाह रहे हैं कि सम एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, है ना, कि हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी सीक्वेंस है, साथ में कन्वर्जेंट भी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और कन्वर्जेंट भी अगर सीक्वेंस है तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। जो है एग्जाम्पल ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस, कुछ विशेष प्रकार के अनुक्रम के उदाहरण देखने चाह रहे हैं हम, है ना। विशेष प्रकार के अनुक्रम कौन कौन सी है, दोस्तों विशेष प्रकार के जो अनुक्रम है वो हमारे पास है, एक दिष्ट वर्धमान भी होना चाहिए और अभिसारी अनुक्रम भी होना चाहिए। इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके दोस्तों, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका मतलब एक दिष्ट वर्धमान, आप लिखोगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक दिष्ट वर्धमान अभिसारी अनुक्रम। ओके, कन्वर्जेंट का अभिसारी अनुक्रम और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक दिष्ट वर्धमान। ओके, इसका जो एग्जांपल है दोस्तों वो है n/n+1। ओके, आप लिखोगे एक दिष्ट वर्धमान अभिसारी अनुक्रम। ओके दोस्तों, n+1 एक दिष्ट वर्धमान अभिसारी अनुक्रम। n/n+1 जैसे हमने लिखा, अब इसका आप लिमिट लोगे ना, देखो डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है एक दिष्ट वर्धमान कैसे है, n की जगह आप 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, फिर आप 2 रखोगे तो 2 + 1 3 होगा, फिर रखोगे 3 तो 3/4। इस प्रकार से आप देख रहे हो ये एक दिष्ट वर्धमान कर रही है, इंक्रीजिंग है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको अभिसारी कब बोलेंगे, आइए जानते हैं। अभिसारी करने के लिए मैंने आपको बताया था, कोई भी सीक्वेंस होती है एक्शन, उसके अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो, अगर हमारी कोई भी फाइनाइट लिमिट आती है तो हम बोलते हैं उसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर +-इन्फिनिटी आता है तो हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है n+1 है, हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, n ऐसे कैसे लिखा, नीचे वाले से मैंने m कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, 1+1/n, यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा और लगाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके दोस्तों, यहाँ हमारे पास बचेगा 1+1/n और यहाँ मुझे माननी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1/इन्फिनिटी का होगा 0 होगा, 0 होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, 1/1 + 0, इसका मतलब 1। ये लिमिट कितनी है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और कन्वर्जेंट भी है। समझ में आया इतनी बातें आपको, कि एक दिष्ट वर्धमान अभिसारी अनुक्रम का जो एग्जांपल है n/n+1 है। ओके दोस्तों, आगे करते हैं।
2 नंबर। जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट जो सीक्वेंस है वो क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ओके, आप हिंदी में बोलेंगे इसको एक दिष्ट वर्धमान अभिसारी अनुक्रम। ओके, एक दिष्ट सॉरी, एक बार अपन इंक्रीजिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोटोनिक पिछला जो एग्जांपल था हमारा वो क्या था? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट था। अब कर रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट की जगह डाइवर्जेंट देखना चाह रहे हैं। ओके, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक दिष्ट वर्धमान और अपसारी अनुक्रम। ओके, एक दिष्ट वर्धमान और अपसारी जो अनुक्रम होता है उसका जो एग्जांपल है वो दोस्तों क्या है? एक्शन इक्वल टू एन। कैसे होगा? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक दिष्ट वर्धमान, आपको पता है एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट किस प्रकार से बोलूंगा इसको? लिमिट अगर मैं करता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ करता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ओके, इसके बाद जो थर्ड है वो करते हैं, वो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, थर्ड है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आप हिंदी में लिखेंगे एक दिष्ट ह्रासमान अभिसारी अनुक्रम। इसका जो एग्जांपल है दोस्तों 1/n है, 1/n है। कैसे करेंगे? 1/n है, पहले लिखेंगे n की इक्वल टू ये xn इक्वल टू 1/n है, तो x1 x2 x3 ऐसे करेंगे। यहाँ से होगा 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं, पहले हमारी वैल्यू 1 थी, उसके बाद हमारी वैल्यू हाफ हो गई, फिर 1/3 हो गई। इस प्रकार से ये हमारे डिक्रीज करती जा रही है। ओके, उसके बाद में हम जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट कैसे होगी, है ना? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे 1/n के ऊपर, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। ओके, उसके बाद में दोस्तों फोर्थ नंबर का जो एग्जांपल है हमारा वो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान अपसारी अनुक्रम। ओके, आप लिखेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका जो एग्जांपल है दोस्तों ये है -n। कैसे? तो सबसे पहले लिखते हैं, ये होगा -1, फिर होगा -2, फिर होगा -3, इस प्रकार से ये चलता है अपना। तो ये क्या है? एक दिष्ट ह्रासमान है। ओके, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, सबसे पहले कितना था?